Focus. Ideate. Innovate. Enable. पहला कदम की सीरीज में आज हम आए हैं एक खास शहर में। जी हाँ, ये ऐसा शहर है जहाँ राजस्थान की सबसे ज्यादा वेल्थ है। जी हाँ, हम हैं आज जोधपुर में और जोधपुर के तमाम दर्शक हमारे साथ हैं पहला कदम के इस एपिसोड में। आप सबका स्वागत है पहला कदम के इस खास शो में। और आज जोधपुर के दर्शकों से बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। क्रेस्ट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक और साथ ही ट्रेड स्विफ्ट लिमिटेड के डायरेक्टर संदीप जैन साहब भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी स्वागत है सिंधी सी आवाज पर। और जैसा कि जोधपुर में बहुत पैसा है और इन लोगों को पैसे से पैसा बनाना भी आता है, तो आज हमारा इस शो का फोकस हम ज्यादा इक्विटी पर रखेंगे। पहला कदम उठाते उठाते थोड़ा आगे इक्विटी की तरफ बढ़ते हैं। तो विक्रम, सबसे पहली चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि लंबे समय में वेल्थ बनाने के लिए जितनी एसेट क्लास है, क्या सबसे बेस्ट इक्विटी है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और अगर मैं एक एग्जांपल दूं, लाइव एग्जांपल, कि 20 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपया किसी भी बैंक की फिक्स डिपॉजिट में लगाया होता तो आज करीबन 5 लाख रुपया होता था। तो आपने 1 लाख रुपया किसी भी बैंक में एफडी में लगाया तो आज 5 लाख रुपया होता था। अज्यूम करिए एचडीएफसी बैंक की एफडी में लगा दिया, और वही पैसा अगर आप 1 लाख रुपया बैंक एफडी की जगह पे अगर आपने उसी बैंक के शेयर खरीदे होते एचडीएफसी बैंक के, तो आज कितना होता पता है? 2 करोड़ रुपए। तो ये जो एग्जांपल है कि 5 लाख रुपया एक जगह पे बैंक एफडी में लगाने में और 2 करोड़ रुपया उसी बैंक के शेयर में लगाने में, ये फर्क है दोनों का। और दोनों का रिटर्न अगर आप काउंट करें तो एफडी का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न 7.25% है और इक्विटी का रिटर्न 29.5% है। तो इतना फर्क है हर साल के रिटर्न में। तो एक साल में अगर आपका 7.25 और 29.9 है, लगभग 4 गुना, तो 22% का फर्क एक साल में। तो 20 साल में आपकी जो डिफरेंस है वो 5 लाख से 2 करोड़ हो गई। तो इक्विटी अनडाउटेबली सालों से और अगले कई सालों तक सबसे बेस्ट एसेट क्लास रहेगी, ये मेरा मानना है। लेकिन संदीप, यहाँ के लोगों ने तो बहुत सारा पैसा गोल्ड में भी बनाया है, प्रॉपर्टी में भी बनाया है, तो फिर प्रॉपर्टी और गोल्ड से ज्यादा इक्विटी में बनेगा क्या? देखिए, सर्टेनली गोल्ड और प्रॉपर्टी हो या एफडी हो, डिवेंचर्स हो, सिल्वर हो, कोई भी एसेट क्लास हो, इक्विटी को बीट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तो गुआर में भी लोगों ने पैसा बनाया भी था और शायद खोया भी था। और कमोडिटीज भी जोधपुर में काफी पॉपुलर है। मंडी यहाँ की बहुत बड़ी है, जीरा है, गुआर है, कई कमोडिटीज आती है। बट एक चीज मैं कह दूं, इक्विटी में ही पैसा बनना है, और वो भी सट्टे की प्रवृत्ति से नहीं बनेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एफएनओ में लॉट खरीद के पैसे बना लूं या तेजी मद्दी कर लूं, ट्रेडिंग कर लूं, जो विक्रम जी ने कहा कि आप सालों साल तक एक अच्छा स्टॉक है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, वो हर साल 25% से ग्रो कर रही है, तो वैसे टाइप के कई स्टॉक्स और भी मिलेंगे आपको, कई एग्जांपल्स है। वैसे स्टॉक्स में निवेशित रहिए और उसको ट्रैक करते रहिए, उसको फॉलो करते रहिए। अब टाइम पास होता नहीं है ऐसे करने से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्वेस्ट कर दिया फिर करो क्या। तो अब यही एक प्रॉब्लम है कि इस मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए उस पर ज्यादा ध्यान दें, और क्या करते हैं वो बहुत कम टाइम लगती है। तो मेरे हिसाब से इक्विटी में निवेश करें, और इक्विटी में निवेश करने का डायरेक्ट तरीका जो है खुद ट्रेडिंग करें या इन्वेस्ट करें, और इनडायरेक्ट तरीका है जैसे पब्लिक व्हीकल में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, वो तरीका है म्यूचुअल फंड्स, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, और डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स इज अ ग्रेट वे। और अभी रिसेंटली डिमोनेटाइजेशन के बाद जो म्यूचुअल फंड्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पैसा बनने वाला आगे। ये एक चीज यहाँ के दर्शकों को समझाइए विक्रम, कि खुद पैसे लगाने में और प्रोफेशनल फंड मैनेजर को यानी कि म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा निवेश करने में क्या बड़ा फर्क है, और क्यों दूसरे तरीके की यानी कि फंड मैनेजर के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाने की आप हिदायत देते हैं? मेरा ये मानना है कि हर आदमी का एक प्रोफेशन होता है। जैसे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, अनिल जी ने सीए किया, इन्होंने मीडिया ज्वाइन किया, मैंने फंड मैनेजमेंट ज्वाइन किया। तो मेरा पूरी जिंदगी का तजुर्बा फंड मैनेजमेंट का है। जैसे आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आपका मेन प्रोफेशन स्टॉक मार्केट नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है अगर आप डॉक्टरी कर रहे हैं और साथ में आप या लॉयर हैं, आप अकाउंटेंट हैं और साथ में आप स्टॉक मार्केट भी फॉलो करते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि ये जो इक्विटी मार्केट है ये बड़ा इजी लगता है दूर से, ये इतना इजी नहीं है। ये संदीप ने बताया कि ये बड़ा डम इन्वेस्टिंग है।
इन्वेस्ट करना बड़ा डम काम है। आपने डाल दिया, फिर 20 साल क्या करोगे? एचडीएफसी बैंक के शेयर आपने ले लिए लाख रुपए में, अभी फिर आप क्या करो 20 साल आप एचडीएफसी बैंक को मॉनिटर करोगे। तो ये मानना है कि ये जो काम है डम काम है, सिंपल काम है, बट सिंपल काम सबसे टफ होता है। तो मेरा ये मानना है अगर आप प्रोफेशनली इसमें नहीं इन्वॉल्व हो, पूरा टाइम आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पूरी जिंदगी मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है या पैसा मैनेज करना है, तो फिर आप ये कर सकते हो डायरेक्टली। बट अगर आपको लगता है नहीं मेरा पैसा बनाने का काम तो मेरा लॉयर का है, या दुकान है मेरी, या मैं डॉक्टर हूं, तो पैसा आप वहां से बनाओगे और आप इन्वेस्ट कहीं और करोगे उसको वेल्थ मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, ना आपके पास तजुर्बा है। तो मेरा मानना है ऐसे लोगों के लिए जिनका प्रोफेशन कुछ और है, उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। विक्रम, जब हम ये कहते हैं लोगों को कि भाई आप कम से कम शुरुआत तो म्यूचुअल फंड के साथ करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ, बाद में आपको समझ में आने लगे फिर भले आप डायरेक्टली शेयर खरीदें, तो एक सवाल जो सबसे ज्यादा आता है, सर कोई एक बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दीजिए, क्योंकि या तो फिर स्टॉक पूछें तो वो संदीप जी के लिए सवाल होगा, लेकिन वो कहते हैं कि कोई एक बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दीजिए, तो वो एक बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुनना है? ये मैंने देखा है अनिल जी, आपसे बहुत शो साथ में किए, और ये सीधा सा क्वेश्चन आता है, अरे टिप बता दो यार क्या है। ये टिप बड़ा सिंपल लगता है कि टिप बता दो, लेकिन टिप कितना दिन चलेगी, कैसे चलेगी, और आपने ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दिया किसी की टिप पे, और अगर तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो वो बड़ा नुकसान होता है, और वो जो एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत नेगेटिव होता है। तो ये इससे अच्छा ये है कि कैसे आप फंड ढूंढे, कैसे आप स्टॉक ढूंढे। मेरा ये मानना है फंड अपनी खुद की एपिटाइट से ढूंढा जाता है। जैसे आपको लगता है कि मेरे को पैसा 20 साल के लिए डालना है और मैं 60 साल का हो गया हूं आज, मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मैं स्मॉल कैप मिड कैप नहीं कर सकता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी एज हो गई और मेरे को रिस्क कम लेना है, तो मैं लार्ज कैप स्टॉक में डालूंगा। आप सब समझते हैं लार्ज कैप स्टॉक क्या होते हैं, जो निफ्टी के स्टॉक्स होते हैं या BSE 100 के स्टॉक होते हैं, बड़े स्टॉक्स जिसका मार्केट कैप बड़ा होता है, जो बड़ी कंपनियां होती है, लीडरशिप कंपनियां होती है, उसमें डालें। अगर आप यंग हैं, 25 साल की आपकी एज, आप बोलते हैं तो पूरी जिंदगी कमाने वाला हूं, मेरा अभी तो नौकरी चालू हुआ और मेरी पगार बढ़ने वाली है, तो मैं रिस्क लेना चाहता हूं, बिकॉज मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन काफी लंबा है, तो मैं मिड कैप फंड चुनूंगा या मैं मल्टी कैप फंड चुनूंगा। तो ये कौन सा फंड चुनना, ये पॉइंट है कि कौन सा थीम चुनना बड़ा जरूरी होता है। हर चीज में मेरा मानना अनिल जी के हर चीज में एक हार्डवर्क करके और थीम चुनना जरूरी है कि आपको क्या करना है। जैसे मेरा ये मानना है कि असेट एलोकेशन जो होता है, जैसे ये बात हुई कि इक्विटी, सिल्वर, गोल्ड, बट असेट एलोकेशन कि कहां कितना पैसा डालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट का टाइमिंग जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा स्टॉक चुनना जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 90% आपका रिटर्न निर्भर करता है कि आपने कौन सी एसेट में पैसा डाला। अगर आपने इंडिया की ग्रोथ लगती है तो आप इक्विटी में डाला, तो ये एक पॉइंट है। बट मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड अपनी एपिटाइट से चुना जाता है। म्यूचुअल फंड का मैंने देखा है 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो सब फंड के रिटर्न अंदाजन बराबर हो जाते हैं। अभी संदीप जी जो एक उदाहरण दिया भाई कि HDFC बैंक में FD कराने के बजाय उसका शेयर लेते तो 5 लाख के बजाय 1 करोड़ जाते हैं, ये पहले थोड़ी पता था कि ऐसा हो जाएगा। ये पहले कैसे पता चले कि भाई, मतलब जब शेयर खरीदे था कि भाई ये वैसा हो सकता है, ये कैसे पता लगा है? देखिए, मैं इसमें कहीं ना कहीं जो पेडिग्री की बात आई, प्रोमोटर बैकग्राउंड की बात आई, इंडस्ट्री की बात आती है, उस सेक्टर की ग्रोथ की बात आती है, और इनफैक्ट कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे थे। शुरू में क्या होता है कि HDFC बैंक का एग्जांपल लेते हैं, 1995 में शायद ये बैंक आई थी, तो उस टाइम पे एक बहुत नॉर्मल बैंक थी, और मुझे पता है कि उस बैंक के MD, मतलब जैसे अपन एक होता ना कि नॉर्मल शोरूम चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, वैसे एक ब्रांच चलती थी, फिर धीरे धीरे दूसरी ब्रांच आई, तीसरी ब्रांच आई, और बहुत ही सिस्टमैटिकली धीरे धीरे करके शुरू में ग्रोथ आई, और फिर उसके बाद जब उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ और जबरदस्त ग्रोथ हुआ, तो कहने का मतलब है कि टीम कैसी है, उसकी एथिक्स कैसे हैं, वर्क कल्चर कैसा है, ये बहुत जरूरी है। क्वालिफिकेशन कैसी है प्रोमोटर्स की, उस पर मैं पर्टिकुलरली जब भी स्टॉक पिक करता हूं इस चीज पे बहुत ध्यान देता हूं। फिर दूसरा सेक्टर है बैंकिंग। उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आई थी, सरकार भी चाहती थी कि PSU बैंक्स के बाद अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी ग्रोथ दी जाए। फिर लोग बाग प्राइवेट सेक्टर बैंक से थक चुके थे उनकी सर्विसेज से, और इन्होंने एक नए स्टाइल से एक बैंकिंग स्टार्ट की, तो सर्टेनली उसमें फायदा हुआ। और फिर धीरे धीरे जब ग्रोथ आने लगती है तो अननेसेसरीली उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरे स्टॉक में मूव नहीं करें। अगर आपका स्टॉक 20%, 25% सालाना ग्रोथ दे रहा है, तो जो विक्रम जी ने कहा कि हर कंपनी, हर म्यूचुअल फंड जनरली 20-25%, कोई फंड मैनेजर है एवरेज 20% का ग्रोथ रेट अगर इंडिया में, वो भी इंडिया जैसी कंट्री है जहां पे 20% की ग्रोथ कोई कंपनी लाती है, बाहर तो वो भी नहीं आती है जनरली ज्यादा,
तो 15% 20% के कैगर से अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो उस स्टॉक के साथ बने रहें, धीरे धीरे देखेंगे आप, आपकी वेल्थ बनती रहेगी। बिल्कुल, तो लंबे समय के लिए पैसा लगाए, लेकिन एक बड़ा सवाल है, कई बार हम कहते हैं कि भाई कोई ऐसे शेयर खरीदें जो लेकर भूल जाए या अगली जनरेशन के लिए करें, लेकिन क्या वाकई शेयर खरीद कर लेकर भूल जाना ये सही तरीका है या फिर कुछ और? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम हैं जोधपुर में और जोधपुर के दर्शकों से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, विक्रम कोटक और संदीप जैन साहब। संदीप जी, जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, लोग कहते हैं कि भाई कोई ऐसा, अच्छा दर्शक भी पूछते हैं सर एक शेयर ऐसा बता दो जो हम लेके भूल जाएं। तो ये लेके भूलना ये सही है या फिर अगर आपने एक बार शेयर खरीद लिया तो देखना तो रोज पड़ेगा? क्या होता है कि जैसे शेयर बताते हैं तो वो दूसरे दिन ही स्टार्ट कर देते हैं, नीली लाल बत्ती देखना शुरू कर देते हैं और शेयर का भाव 10% 5% बढ़ा नहीं कि उसका रिसर्च चालू हो जाता है। और हम बोलते हैं कि भाई हमें स्टॉक मार्केट सीखना, कई समर ट्रेनिंग आते हैं, कई बच्चे आते हैं CFA कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, बोला सर हमें रिसर्च सिखाइए। बोला बेस्ट है अकाउंट खोलो और 1 लाख रुपया डालो, रिसर्च पूरी खुद ही सीख जाओगे। तो कहने का मतलब है, जैसे विक्रम जी ने कहा कि उस लायक बनना जरूरी है, और जो पहला कदम का भी मकसद है कि स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें, रिसर्च करना सीखें, टेक्निकल एनालिसिस सीखें, फंडामेंटल एनालिसिस सीखें। बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। टेक्निकल एनालिसिस तो ऐसी चीज है, चार्ट देख लो, पहले मैं भी डरता था, अब आजकल थोड़ी थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस की बातें करने लग गया मैं भी। चार्ट देखते ही पता चल जाती कि चढ़ने वाला है या गिरने वाला है, क्या इतना सिंपल है। अच्छा, बस देखो आप। हाँ, उसकी अगर बारीकियों में जाना, घुसना शुरू कर दो तो टफ है। फिर हमारे जैसे या विक्रम जी जैसे फिर एक्सपर्ट्स के पास आना पड़ता है। नहीं, टेक्निकल नहीं, फंडामेंटल्स के लिए। तो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक हो, अच्छी पेडिग्री हो, और टेक्निकली वो राइट टाइमिंग होनी पड़ती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, स्टॉक को आप ले लिए और वो परेशान करते रहता है, चल ही नहीं रहा है। तो कई बार वो चलती गाड़ी में बैठने के लिए आपको टेक्निकली राइट टाइमिंग करनी पड़ती है स्टॉक की। कई बार होता है ना कि कई जने तो लेते और उसका स्टॉक उसी टाइम पे भाग जाता है, और कई जने लेते और वो जिस दिन बेचता उसके बाद वो भागना शुरू करता है। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो मेरे हिसाब से रिसर्च सीखना बहुत जरूरी है। विक्रम, एक चीज जो जनरली बड़ी कंफ्यूजन वाली है कई दर्शकों में, कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क नहीं कर पाते। वो मतलब जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, जो सुबह 9:15 बजे खरीदार 3:30 तक बिक नहीं पाया एक्चुअली। तो ये फर्क कैसे किया जाए दोनों में, ट्रेडिंग अलग और इन्वेस्टिंग अलग? तो इसके लिए बड़ा पेशेंस होता है अनिल जी। जब आप स्टॉक लेते हो और आप जैसे बोला लॉन्ग टर्म भूल जाओ, वो भूलना नहीं होता है। लॉन्ग टर्म ये होता है कि आपने खरीदा, आपके पास पेशेंस है, डिसिप्लिन है, समझ है वो चीज की आपने ली, आपने किया, और उसको मॉनिटर करना है, उसको बेचना नहीं है। जैसे संदीप ने बहुत अच्छा बताया कि अगर कोई कंपनी 20-25% ग्रो हो रही है तो उसको बेचना क्यों है? तो ये बड़ा सिंपल सा है अनिल जी, और उसको रिव्यू करना पड़ता है। और पेशेंस और साधना, ये 2 चीजें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत जरूरी है। वो टीवी चैनल आप देखो ट्रेडिंग के लिए बराबर है, या कुछ ज्ञान लेने के लिए देखो बराबर है, बट वो सुबह टिप ली और शाम को बेच दिया, उसके लिए लॉन्ग टर्म से मैच नहीं होता। बहुत अलग सी टेक्निक्स है उसकी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की। तो मेरा ये मानना है, जिसको लॉन्ग टर्म बनना है, जिसको बड़ा पैसा कमाना है, तो वो एक अलग सा नॉलेज भी चाहिए, और नॉलेज के साथ साथ आपको साधना करनी पड़ती है। लेकिन विक्रम जी तो क्या है, साल में 3 या 4 बार टीवी पे आते हैं, ठीक है। आप हफ्ते में 3 या 4 बार आते हैं संदीप जी, ठीक है। तो ट्रेडर के एंगल से आपको पूछने ज्यादा ठीक है। इन्होंने तो इन्वेस्टिंग की वकालत कर दी, अब जिनको ट्रेडिंग करनी है वो कैसे करें ये बताइए, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि देखिए जिनको करना है वो तो करेंगे, आप मना करें, हम मना करें, या कोई भी करे, तो करना है जिनको तो करना है। लेकिन जब करना ही है तो फिर उसे कैसे सही तरीके से की जाए? देखो, ट्रेडिंग तो करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टिंग की बात भले ही कर लो, क्योंकि ट्रेडिंग करेंगे तो सर्टेनली ब्रोकर का धंधा तो चलेगा, हम ब्रोकर हैं। बट सर्टेनली बताऊं मैं, ब्रोकरेज कमाना हमारा मकसद नहीं है। कुछ साल पहले तक था, कई ब्रोकर्स ऐसा सोचते थे, बट अब हर ब्रोकर, हर फंड मैनेजर, हर एडवाइजर, सबसे प्राइम टारगेट उनका ये रहता है कि पैसा बनना चाहिए। अब ट्रेडिंग कैसे करनी है? अब देखिए, ट्रेडिंग के तरीके 2 है। मैंने क्या किया है, हमारे यहाँ कई लोग आते हैं तो उनको इन्वेस्टर भी बनाते हैं और ट्रेडर भी बना देते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए तो क्या कि उसकी वाइफ के पोर्टफोलियो में या HUF के वाइफ के पोर्टफोलियो को बनाने देते हैं कि भाई यहां पे जो भी कर रहे हो इसको छेड़ना नहीं है,
ये आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, इस पे कुछ भी नहीं करना है। और एचयूएफ की जो फाइल होती है वहां पे ट्रेडिंग करवा देते हैं। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे एक आदमी की नेटवर्थ पहले तो हम जानते हैं भाई ये आपकी नेटवर्थ है, बोले मेरी 1 करोड़ की नेटवर्थ है, तो उसकी एक रिस्क कैपिटल बना लेते हैं कि भाई आप 2 लाख 5 लाख तक अगर आप खोते हो, क्योंकि ये तो निश्चित है कि खोना है पैसा, ये तो आप टाइम पास करने आए हो, जैसे रोज आप खाना खाने जाते हो, बाहर मस्ती करने जाते हो, मूवी देखने जाते हो, एंटरटेनमेंट है, यहां पे आप पिक्चर ही देखोगे, तो यहां पे खोना तो है ही है, बट ये गलत होगा कि मैं सिर्फ खोते ही खोते हैं लोग। अब उसके लिए क्या है कि ट्रेडिंग अगर करनी है, एक रिस्क कैपिटल बना लिया, ये मेरा खोने का कैपिटल है, और इसके बाद अगर मैं खोता हूं तो मैं फिर इस साल में काम नहीं करूंगा। और उसके लिए फिर आपको इक्विप्ड होना पड़ेगा। पहले आपको ट्रेडिंग करने के पहले फंडामेंटल्स तो जानना ही है। फंडामेंटल्स तो आपको क्या है कि बार बार आप चैनल देखिए, आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। फंडामेंटली अच्छा एक यूनिवर्स बनाया, उसमें से ट्रेडिंग लाइक जो स्टॉक्स है, जहां पे अगर नीचे भी आ जाए वो स्टॉक फंसे नहीं, तो वैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। फिर उनकी टेक्निकल चार्ट्स देखना आपको सीखना बहुत जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस सीखे बिना ट्रेडिंग में नहीं आइएगा, ये बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ी बिना ड्राइविंग सीखे, या ड्राइविंग आपको ड्राइविंग नेचुरली आ जाए तो ठीक है, घर में भाई ने सिखा दिया, पापा ने सिखा दिया तो ठीक है, नहीं तो आप ड्राइविंग स्कूल जाके सीखते हैं। वैसे टेक्निकल एनालिसिस आप इंटरनेट पे कोशिश कर लो, कोई बात नहीं है, नहीं तो आप बिल्कुल सीखिए। इसके बिना इस मार्केट में ट्रेडिंग करने मत आइए। स्टॉप लॉस लगाना सीखना जरूरी है, टारगेट सेट करना जरूरी है। यहां पे टारगेट और स्टॉप लॉसेस सेट होते हैं। टारगेट अचीव हो गया, मार्केट में तेजी लग रही है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वापस से बने रहे। ये सारे थोड़ी बारीकियां हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग, क्योंकि टाइम पास तो करना है, अगर आप स्टॉक मार्केट में फुल टाइम हो, टाइम पास करना है, तो यही एक तरीका है कि आप एक अपना रिस्क कैपिटल बना के ट्रेडिंग इस तरीके से करें। तो इंटरेस्टिंग, मतलब ट्रेडिंग करने के भी अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन क्या ट्रेडिंग भी वाकई में अच्छे लिक्विड और क्वालिटी लार्ज कैप शेयरों में करनी चाहिए? क्या वो ज्यादा सेफ है? इस सवाल का जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम के इस खास एपिसोड में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम हैं आज जोधपुर में और जोधपुर के दर्शक हमारे साथ हैं, और जोधपुर में हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं, संदीप जैन साहब और विक्रम कोटक जी। और ब्रेक से पहले हम जो बात कर रहे थे, संदीप ट्रेडिंग करनी है तो फिर ट्रेडिंग करने के लिए शेयर कौन से चुने जाएं? एक तो ये ठीक है कि भाई चार्ट्स पर जिनमें सिग्नल आ रहे हैं, या कहीं कोई कुछ लोग न्यूज पे करते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से करते हैं मूवमेंट देख के, वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो कौन से स्टॉक्स हैं जो वाकई में ट्रेडिंग के लायक समझे जाएं? देखिए, ट्रेडिंग के लायक स्टॉक्स तो सर्टेनली, देखिए मेरा मतलब ये व्यू रहता है कि फंडामेंटली तो वो स्टॉक अच्छा होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग भी उन्हीं स्टॉक्स में करे जहां पे नीचे भी आ जाए तो उम्मीद है कि वो ऊपर भी आ जाए, उम्मीद रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट में, कई ऐसे 6 सिग्मा इवेंट, मैंने आपके चैनल से सीखा अनिल जी, 6 सिग्मा इवेंट होते हैं। जैसे कि आप बोल लीजिए कि ब्रेक्सिट आ गया, अब ब्रेक्सिट में इतने पैसे लगे लोगों के, और नीचे भी आया, और फिर थोड़ी देर बाद उसी दिन ऊपर भी आ गया मार्केट, तो सारे ट्रेडर का स्टॉप लॉस खा के निकल गया। फिर उसके बाद दूसरा इवेंट आया सर्जिकल स्ट्राइक, वो तो एक्चुअल सर्जिकल स्ट्राइक था। फिर तीसरा इवेंट आया वो जो दूसरा वाला सर्जिकल स्ट्राइक किया, डिमोनेटाइजेशन वाला। तो इस बार ऐसे ऐसे इवेंट्स आए, फिर भी देखिए आप मार्केट 7900 को बार बार सपोर्ट लेके ऊपर निकला है। तो कुल मिला के ट्रेडिंग के लिए ब्रॉडर मार्केट को देखना जरूरी है, सेक्टर को देखिए। अगर आप एफएनओ में भी काम करते हैं, कोई बुराई नहीं एफएनओ में काम करना, बट एफएनओ में काम करते हैं तो आपको आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए, स्टॉप लॉस को समझते हुए, पहले ही आप स्टॉप लॉस निर्णय कर लीजिए। मेरे को ये 5 लाख रुपए खोने हैं, मेरे को 5 लाख रुपए में से 6 स्टॉक में लगाना है या 10 स्टॉक में लगाना है, एक स्टॉक का मेरा 50,000 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब वो 50,000 रुपए का स्टॉप लॉस के हिसाब से जो आपको स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस भी ऐसे ही नहीं लगाना मन से कि 100 रुपए में लिया, राउंड फिगर में 95 रुपए का लगा दिया। हर स्टॉक में क्या होता है, एक लेवल पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, कई बार प्रोमोटर्स भी होते हैं, उनको बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है कि भैया, तो वहां पे वो सपोर्ट ले लेता है बार बार। तो वो सपोर्ट्स को जानना जरूरी, और वो आप चार्ट से ही जानेंगे। 200 डीएमए, 100 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए है, ये एक मूविंग एवरेजेस होते हैं, जो कि एकदम सिंपलेस्ट है। मतलब एवरेजेस सबसे सिंपल इंडिकेटर है, टूल है टेक्निकल एनालिसिस में, जहां पे वो सपोर्ट लेता है, उसके आसपास वो स्टॉक रहता है। जैसे मैं अभी आ रहा था तो मैंने एक लिस्ट लेके आया था
कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो 5%, 3% और 2% अपने 200 डीएमए के ऊपर चल रहा है या वो नीचे चल रहा है। अब मार्केट तेजी में है तो हम देखने लग जाते हैं कि भाई ये नीचे चलने वाले स्टॉक को देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर मार्केट चल रहा है तो ये ऊपर आ जाए और उसके ऊपर निकलता तो मार्केट में एक साथ तेजी आती है। जनरली हम लोग देखते हैं कि 200 डीएमए के ऊपर कोई स्टॉक आ रहा है तो वो फंडामेंटली अच्छा होता है तो ही आता है, या रिजल्ट अच्छे आने वाले होते हैं, फिर उसके बाद वो चलते रहता है। तो कहने का मतलब है कि आपको ये चीजें बहुत जरूरी है। फिर लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक में। कई बार इलिक्विड स्टॉक्स चलने लग जाते हैं, बी ग्रुप के शेयर्स होते हैं या बीएससी ओनली बीएससी लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं, वहां पे एक साथ जिस दिन तेजी आती है उसी दिन वॉल्यूम आता है। अब वो हम देखते भी है कि भाई आज इतना वॉल्यूम आया, तेजी भी आ गई, वॉल्यूम के साथ तेजी आई है, तो इसका मतलब कुछ बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जो पुराने इन्वेस्टर्स है जो बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे, जो कि लॉस में काटते हैं एक तरीके से, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो क्या होता है ट्रेडिंग में वो लॉस में तो इन्वेस्टर बन जाते हैं, जो कि एक टिपिकल एग्जांपल है अनिल जी, और प्रॉफिट में ऊपर ट्रेडर बन जाते हैं, 10 के 12 हुए बेच देते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से काम करना जरूरी है कि आपको स्टॉप लॉसेस और लिक्विड स्टॉक्स और बड़े लार्ज कैप्स में हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेडिंग में 5%, 7%, 10% का भी जंप बहुत होता है। विक्रम, तो अब ये बताइए, जिन लोगों को शेयर में निवेश करना है, निवेश के लिए बोल रहा हूं, उन्हें फिर ऐसे छोटे छोटे कम मार्केट के वाले शेयर चुनना है, या फिर चूंकि समझ कम है तो लार्ज कैप्स बड़ी कंपनियों में पैसा लगाएं? जिनको म्यूचुअल फंड नहीं जाना है, जिनको शेयर्स में आना ही है डायरेक्टली, जैसे मैंने किया है, मैंने म्यूचुअल फंड पैसा नहीं डाला, मैंने खुद ने पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। तो मेरा ये मानना है जब शुरू करो आप तो हमेशा हाई क्वालिटी लार्ज कैप में शुरू करो, क्योंकि वहां नीचे जाने का रिस्क कम होता है। अगर नीचे जाता है तो शायद वो आके रिवर्स हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। तो लार्ज कैप एक अच्छा माध्यम है कि आप वहां अपनी लर्निंग ले लो, अपनी ट्रेनिंग ले लो, और फिर अगर आपको लगता है नहीं मैं बराबर कर पाता हूं और मैं टाइम स्पेंड कर पाता हूं इस पे, और मुझे थोड़ा आगे जाके लार्ज कैप से आगे जाके मिड कैप जाना है, तो आप उसमें डेफिनेटली जा सकते हैं। मिड कैप में ज्यादा पैसा है, स्मॉल कैप में उससे भी ज्यादा पैसा है, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क भी ज्यादा है। जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां रिटर्न भी ज्यादा होता है, जहां रिस्क मीडियम होता है रिटर्न भी मीडियम होता है, और जहां पे रिस्क कम होता है जो लार्ज कैप है वहां रिटर्न भी कम होता है। तो हमेशा स्टार्ट आप लार्ज कैप से कर सकते हैं अनिल जी, एंड देन उसके बाद आप अगर आपको लगता है नहीं मैं बराबर कर पाता हूं, मैं समझ पाता हूं, क्योंकि ये मैंने देखा है हर इन्वेस्टर का एक तजुर्बे से कह रहा हूं कि हमको लगता है कि हमको सब आता है, बट एक्चुअली हमको कुछ भी नहीं आता। आज वॉरेन बफेट 89 की एज पे बोलते हैं कि मैंने पूरा अब तक सीखा ही नहीं है। 89 की एज में, आफ्टर बीइंग फोर्थ सक्सेसफुल richest person in the world in stock market, he still says that I am still learning, I am still a student of stock market. तो ये मार्केट के सामने हम स्लेव हैं, मार्केट के सामने हम गुलाम हैं। हम कितना भी समझ ले कि हम कितने भी आगे आ गए, बट वो हर टाइम मार्केट आपको ये जैसे डीमोनेटाइजेशन है या ब्रेक्जिट है, आपको हर टाइम आपको थप्पड़ मार के आपको सिखा के फिर जाता है आगे। तो इसमें ये धैर्य और ये जो पेशेंस की बात की, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लार्ज कैप से शुरू करो। आप कंपनी, और एक पॉइंट अनिल बताना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको इन्वेस्ट करना है या घर में आप कौन सा फैन यूज करते हो, कौन सी लाइट यूज करते हो, आपके सामने है, बड़ा कॉमन सेंसिक चीजें हैं, उसी पे फोकस करो कि उसका मार्केट शेयर क्या हो रहा है। उसके डीलर से जाके मिलो, उसके दूसरे फ्रेंड सर्कल में पूछो कि आप क्यों लेते हो। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, शायद हम उस पर गौर करें तो बहुत फायदा होता है। आपको मीडिया के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट आप खुद करोगे तो उसमें आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप जब नीचे आएगा तो आप किसी के भरोसे लोगे तो आपका विश्वास कम होगा उसमें। आपने किसी का सुना, आपने किसको पूछा मुझे ये क्या शेयर लो, उसने बोला ये ले ले, तो नीचे आया तो आप डर जाओगे क्योंकि आपने खुद ने काम नहीं किया। बट जब आप खुद काम करोगे, आपने खुद ने उस पर काम किया हुआ है, तो आप डरोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं नीचे आया मैं और थोड़े ले लेता हूं, बिकॉज मैं तो 5 साल के लिए लेके बैठा हूं। तो ये जो पॉइंट्स है अनिल, ये बड़े इंपॉर्टेंट। और आइडियली जो लोग शेयर खरीद रहे हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कितने शेयरों का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? नंबर ऑफ स्टॉक्स नॉर्मली कम होने चाहिए अनिल जी, बिकॉज में क्या है कि आप ज्यादा स्टॉक ट्रैक नहीं कर सकते। आप करीबन, मेरे हिसाब से जो मेरा खुद का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो करीबन 14 या 15 स्टॉक का है। और जबकि आप फुल टाइम यही काम करते हो? फुल टाइम यही करता हूं। तो 14 लॉन्ग टर्म जो पोर्टफोलियो 14 या 15 स्टॉक का है, जो मैंने करीबन 10 साल से उसमें कुछ भी नहीं किया है। मैंने लिए होंगे करेक्शन में, बट मैंने कभी बेचा नहीं है। तो ये 10 साल का पोर्टफोलियो है जिसमें 15 या 14 करीबन स्टॉक्स हैं, और उसमें हर इंडस्ट्री के लीडर्स हैं। तो जैसे पेंट इंडस्ट्री का लीडर उसमें मिलेगा, ऑटो का मिलेगा, तो ऐसे हर इंडस्ट्री के, बैंकिंग का लीडर मिलेगा। तो ऐसे एक पोर्टफोलियो बनाया गया। तो 14-15 स्टॉक अनिल बहुत हो जाते हैं नॉर्मली ट्रैक करके, उससे ज्यादा ट्रैकिंग करना बड़ा मुश्किल होता है।
ओके, ये एक आइडियली, और ये जो पोर्टफोलियो बने वो किसी एक सेक्टर का ना हो, मतलब सेक्टर आप कितने चुन सकते हैं? अगर आप 15-20 साल का होराइजन लेके चलते हो तो हर सेक्टर की साइकिल आती है। आज हमको लगता है कि सीमेंट खराब है फॉर एग्जांपल, या ऑटो खराब है, बट उसकी साइकिल है, वो साइकिल के थ्रू पास होने वाला है। साइकिल क्यों है? क्योंकि सीमेंट क्यों खराब लगता है? बिकॉज में ओवर कैपेसिटी है। ओवर कैपेसिटी कभी ना कभी तो जाके अंडर कैपेसिटी होगी, तो जब अंडर कैपेसिटी होगी तब वो स्टॉक चलेगा। तो एवरेज अगर आप देखो उसमें खाली आप टाइम कर सकते हो कि नहीं मुझे खराब टाइम में शेयर सस्ते मिलेंगे। तो मुझे याद है 2003 में जब वो 2013 में जब वो आया था, ग्रीस का इवेंट था, जब पूरे लोग सीएनबीसी खोल के रात को 1 बजे ग्रीस देखते थे, पता नहीं था ग्रीस खाना है, बट ग्रीस देखते थे, पक्का मुझे पता है। तो तभी जो स्टॉक्स मिल रहे थे, मुझे याद है मारुति का भाव आज से 20% था, तभी गिर के 30-40 टका गिर गया था एक ही दिन में, 1600 रुपए, 1200, 1250, 1300। यस बैंक का भाव 250 रुपए था, आज 1500 रुपया है, खाली 5 साल में। तो ऐसा जो टाइम मिलता है, ब्रेक्जिट टाइम है या डीमोनेट, ऐसे जो करेक्शन आते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उसकी वेट करते हैं। वो जो पेशेंस वाली जो मैंने बात की कि आपको ऐसा नहीं है कि कल सुबह जाके, जैसे संदीप ने सही बताया कि आज आपने सुन लिया कल आप जाके शेयर खरीद लिए, नहीं ऐसा नहीं। तो अभी ये जो 8800 की निफ्टी में हम हैं, अच्छा, ऐसा टाइम आएगा? मुझे लगता है ये साल में बहुत चांस मिलेगा लेने का, जिसको भी लॉन्ग टर्म डालना है। ये एक्चुअली बहुत अच्छा साल है, इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी अनिल जी बहुत अच्छी है, बट मुझे लगता है कि 5 बड़े इवेंट अभी हैं जो आपको मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ा सकते हैं। बट मैंने 90% लोगों को देखा है जो नीचे आते टाइम ले नहीं सकते हैं। क्यों? पता है उनको लगता है और नीचे जाएगा, तो ले नहीं सकते। वो खाली आपको सीखना है। सबसे बड़ा चीज ये मार्केट में मेरा ये मानना है, फंडामेंटल, टेक्निकली सब चीज हम ऐड करें, बट सबसे बड़ी चीज जो है वो आपका गट और डेयरिंग है कि आप खरीद सकते हो या नहीं। मैंने देखा है बहुत लोगों को 7800 में अभी 7000 टेक्निकली लग रहा है, तो वो 7000 की वेट करते हैं, अभी और सस्ता मिलेगा। वो और सस्ता नहीं हो सकता है, वो एक लेवल पे आता है। और लेकिन ये दिक्कत है, और सबकी जोधपुर वालों की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है कि अगर ले लिया, अगर ये 8000 में ले लिया होता तो 7000 भी हो जाता, नहीं लिया तो 9000 हो गया एक्चुअली। गुजरात, मुझे पता है गुजरात की वही दिक्कत है, और अजय सबसे जो है। तो मैं सॉरी पॉइंट पे आ रहा था। तो ये जो टाइम मिलेगा, आपको पूछ रहे थे कि व्यू क्या है जी। तो मेरा मानना है कि काफी सारे इंडिया में इलेक्शंस हैं, यूपी से लेके पंजाब, गोवा, तो ये एक इवेंट आपको मिलेगी जहां पे आपको वोलेटिलिटी बढ़ेगी। मुझे पता नहीं है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट मैं बोल रहा हूं कि इसमें वोलेटिलिटी आएगी। दूसरा इवेंट है ऑयल प्राइस काफी ऊपर जा रहे हैं दुनिया में, तो ऑयल की वजह से इंडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है, तो वो एक चांस मिलेगा। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बोलते हैं बॉस वीजा कॉस्ट बढ़ा दो, ये कर दो, माइग्रेंट आधे कर दो, मेक इन अमेरिका कर दो, जैसे मोदी जी ने बताया। तो ये एक इवेंट आपको हर टाइम अपॉर्चुनिटी देते हैं, पर्टिकुलरली फार्मा और आईटी सेक्टर में। चौथा इवेंट है फ्रांस और जर्मनी में इलेक्शंस हैं। हम नॉर्मली ट्रैक नहीं करना चाहिए हमको फ्रांस जर्मनी इंडियन इन्वेस्टर के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली इज पार्ट ऑफ द साइकिल। तो वो मई और जून में इलेक्शंस है, तो वहां पे क्या होगा अगर फ्रांस में गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो लोग यूरो एग्जिट करने की बात कर रहे हैं, सॉरी आप यूरो एग्जिट करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक और नेगेटिव हो जाए। जैसे ब्रेक्जिट हुआ, ऐसे यूरो एग्जिट के लिए फ्रांस तैयार है। जर्मनी में सेम सिचुएशन है कि पॉलिटिकल पार्टी दूसरी प्रॉमिस करे कि अगर हम आएंगे तो हम एग्जिट कर लेंगे, हम हमारी खुद की करेंसी बनाएंगे। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये आपको एक मौका देते रहेंगे मार्केट में खरीदने का। बट जो आदमी 20 साल 30 साल के लिए लेता है वो ये मौकों की वेट करता है, थोड़ा सा ले लिया और ये मौकों की वेट करता है कि खराब टाइम आए तो पैसा डालते जाओ, बिकॉज जितना आप नीचे लोगे उतना आपको ऊपर टारगेट आपके परसेंटेज ज्यादा रिटर्न देंगे। बिल्कुल, तो तरीका आपके लिए यही है कि जब बाजार का मूड, माहौल खराब और सबको बेचने का मूड हो, तब आपको अच्छे शेयरों में पैसा लगाना चाहिए। तो पहला कदम के इस एपिसोड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद हम लेंगे हमारे दर्शकों के सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जोधपुर के दर्शक है हमारे साथ, और लेते हैं अब उनके सवाल और जवाब देने के लिए विक्रम कोटक और संदीप जैन तैयार जी। सर से शुरुआत कीजिए, हमारे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन सर। मेरा सवाल संदीप जैन साहब से है। जैन साहब, आपने जो एक चार्ट की बात की है, मैं समझता हूं वो किसी भी इक्विटी की जन्म पत्री है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो चार्ट आप प्रिपेयर करते हो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली गंगा सिंह जी का सवाल ये कि चार्ट में क्या क्या देखना चाहिए, और चार्ट देखने के बाद बेचना कब है, खरीदना कब है, ये डिसीजन कब लें? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस करना डिसिप्लिन वाला काम है। जैसे हेल्थ मेंटेन करने के लिए रोज काम करना पड़ता है, जैसे विक्रम जी ने कहा कि ये साधना है, योगा है, एवरीडे इट्स एन एक्सरसाइज।
तो आपको भी क्या टेक्निकल चार्ट भले ही कितना ही सिखा दो, जैसे मैथ्स में रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वैसे चार्ट्स को आप देखने लगेंगे। पहले तो आप टूल्स और इंडिकेटर्स को समझ ले, मूविंग एवरेजेस है, स्टोकास्टिक्स है, MACD है, कई सारे इंडिकेटर्स है। तो वो इंडिकेटर्स में से 3-4 इंडिकेटर्स में एक्सपर्टीज लीजिए, फिर वो देखना शुरू करना पड़ेगा, और फिर आप अपने कोई भी डिसीजन को लेते हैं और कोई भी स्टॉक को उसको देख के ले लेते हैं, तो वो लेने के बाद वो कैसे बिहेव किया, आप सही थे, गलत हुए तो क्यों हुए, वो एनालिसिस करना जरूरी है। व्हाट इज व्हाट के जगह पे व्हाई इज व्हाट, हाउ इज व्हाट, ये सब चीजें समझना जरूरी है। विक्रम जी से एक क्वेश्चन था मेरा, आपने HDFC बैंक का एग्जाम्पल लिया, मारुति का एग्जाम्पल लिया, आज क्या चीज ले हम ये कैसे मालूम चले? तो क्यों ना जब भी मौका मिले हमको, तो एक सेक्टर के जितने भी शेयर हैं, एक छोटा इन्वेस्टर सारे शेयर परचेज कर ले। मैं नहीं मानता हूं ये सही स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये है कि एक सेक्टर में 500 शेयर होते हैं, उसमें एक आयशर मोटर होता है, हर आयशर मोटर नहीं होता है, राइट। बाकी आयशर मोटर की जगह पे काफी डीलिस्ट भी हो जाते हैं, काफी ब्लैकलिस्ट भी हो जाते हैं, काफी जीरो भी हो जाते हैं। तो अगर आपको, और ये अल्टीमेटली आप क्यों करते हो, मेरा ये मानना है कि मैंने क्यों स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया, मैंने क्यों मार्केट किया, ये नहीं था कि पैसा कमाने का सिर्फ हेतु है। पैसा तो आदमी कोई भी कमा लेता है, और ड्राइवर की सैलरी बंबई में चार्टर्ड अकाउंट से ज्यादा है, तो पैसा तो कोई भी कमा लेता है। पॉइंट ये कि आपको उसका पैशन है, आपको उसकी हंगर है। आप अगर स्टडी करके कोई स्टॉक लेते हो और पैसा बनाते हो, तो आपको सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो बड़ा अलग मिलता है। जैसे आप साड़ी की दुकान चलाते हो, अगर आपने आज 10,000 का काम किया, आपने अच्छी साड़ी बेची, ग्राहक खुश है, तो वो जो सेटिस्फेक्शन है प्रॉफिट करने का वो अलग होता है। तो ये जो स्टडी है वो जरूरी है, और आज क्या लेने का उसका आंसर आपको ही देना पड़ेगा। मैंने आपको टेक्निक सिखा दी कि आप खुद ही अपनी लाइफ के आजू बाजू देखिए कि क्या आप करते हो। अगर आप जाके कल्याण ज्वेलर्स से ज्वेलरी खरीदते हो, उसकी ध्यान रखिए। बाटा के शूज पहनते हो, वो देखिए। घर में प्रेस्टीज का कुकर यूज करते हो तो वो देखिए। डोमिनोज में पिज्जा खाते हो तो वो देखिए। आपको क्या अच्छा लगता है, आपके अड़ोस पड़ोस में क्या अच्छा लगता है। मेरा एक छोटा सा सवाल संदीप सर से है कि डीमोनेटाइजेशन का हैंगओवर जो हम देख रहे हैं वो सारा अब खत्म हो चुका है, तो संदीप सर के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा सेक्टर है जो अब प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर ग्रोथ करने की क्षमता रखता है? डिमोनेटाइजेशन के बाद एक बार जब 7900 आया और फियर इतना ज्यादा हो गया था मार्केट में, एंड डरना जरूरी भी था, और उसी टाइम पे एक शो भी आया था, इनफैक्ट आवाज चैनल पे मैंने ही किया था, डिमोनेटाइजेशन स्टॉक्स। तो उस टाइम पे ऐसा लगने लगा था कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर रीमोनेटाइजेशन होगा, फिर सरकार अब ई-मोनेटाइजेशन के पीछे लग गई है। तो ई-मोनेटाइजेशन में क्या है कि वो डिजिटलाइजेशन वाली थीम आ जाती है। तो जो स्टॉक्स BFSI सेगमेंट से है, डिजिटल थीम में काम कर रहे हैं, वो स्टॉक्स ठीक लगने लग गए थे। फिर यूटिलिटीज वाले स्टॉक्स अच्छे लगने लग गए थे, पावर स्टॉक्स अच्छे लगने लग गए थे। फिर ऐसा लगने लगा कि अब जब ये खत्म होने लगा है तो वापस से जो सेक्टर्स को प्रॉब्लम आई थी, जैसे कि NBFCs को काफी प्रॉब्लम आई थी, कई NBFCs के कलेक्शंस नहीं आ रहे थे, 2-2 महीना डिलेड आ रहे थे, अब वहां पे वापस से चाल आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि NBFCs इनफैक्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज थी, वापस से बहुत जबरदस्त मूव दिए हैं, और ऐसा लगता है कि वहां पे स्टोरी पेरेनियल है, ग्रोथ आएगी, और अभी तो ये अलग तरीके से ग्रो होगा। वहां पे भी NBFCs जो ज्यादा इनफैक्ट ऑनलाइन फोकस रखेंगे वो कंपनीज ग्रो करेंगी, जो कि बेसिकली काफी टेक्निकली सुपीरियर NBFCs है। ट्रेडिशनल NBFCs पे ध्यान न दें। जैसे कि एक जस्ट एग्जांपल ही देता हूं, कैपिटल फर्स्ट है, वो अच्छा लगता है, जनरली काफी वो लोग टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं। RBL बैंक है, जैसे कि वो काफी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। ICICI बैंक ने, HDFC बैंक ने इस तरीके से शुरुआत की थी। तो ये स्टॉक्स है। फिर कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो भी, उसमें भी जो थोड़े लग्जरी वाले कंजम्पशन नहीं, बेसिक कंजम्पशन नीड वाली जो चीजें हैं उन पे ध्यान दें। मैं विक्रम जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा ETF पे हाईलाइट करें कि वो कैसे एक एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट टूल हो सकता है। थैंक यू। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF ये एक बड़ा पॉपुलर मीडियम हो गया आजकल पैसा लगाने का, और हाल ही में आपने देखा भी CPSE ETF आया, बड़ा जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। विक्रम, कैसे ETF के जरिए दोनों काम हो जाए, इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, ट्रेडिंग भी हो जाए? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इंडिया में अभी बहुत नया कंसेप्ट है और काफी पॉपुलर होते जा रहा है। अमेरिका में या UK में, वहां पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड काफी पॉपुलर है। इसकी पॉपुलरिटी का कारण ये है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जो फंड मैनेजर है उसको इतना ही करना है कि आपका पैसा इंडेक्स में लगाना है। जैसे आपका निफ्टी इंडेक्स फंड है, तो फंड मैनेजर को ये नहीं करना है कि कौन सी कंपनी लेनी है, कौन सा सेक्टर लेना है, उसको जाके आपका पैसा उठा के निफ्टी के इंडेक्स फंड में लगाना है। अभी आप बोलोगे वो क्यों, तो मैं तो खुद भी कर सकता हूं। तो उसके लिए जो है एक तो कॉस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि आपका जो
फंड मैनेजर स्टॉक खरीदता है लार्ज कैप या मिड कैप, उसमें आपसे फी ज्यादा लेता है। और ये जो फंड है इसमें फी भी कम होती है, आपकी कॉस्ट भी कम लगती है, बट सामने एक नेगेटिव पार्ट या डिस्कवरी वाला जो पार्ट है जो मैं इनको समझा रहा था कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप नहीं चुन पाओगे, आप इंडेक्स चुन पाओगे। तो इंडेक्स जो रिटर्न देगी 20 साल में वही आपको रिटर्न मिलेगा। तो हम जैसे एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे थे, जिससे 30% CAGR दिया है, बट इंडिया के इंडेक्स ने कितना दिया किसी को पता है? इंडिया के 20 साल का इंडेक्स का CAGR रिटर्न कितना है अभी? नहीं, करीबन 14-14.5% हो गया है, 15%। तो 15% ETF का रिटर्न है और एचडीएफसी बैंक का 30% है। तो और 20 साल के पीरियड में तो 15% हर साल का गैप कंपाउंडेड हो रहा है। तो ETF बहुत अच्छा माध्यम है। एक नया इन्वेस्टर, मैं एक्चुअली शायद आई शुड हैव टोल्ड, एक नया इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम आता है और उसको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की झंझट में नहीं जाना, उसको बोलना भैया इंडिया अच्छी कंट्री है, 60% से ग्रो हो रही है, 5% इन्फ्लेशन है, 12% ग्रोथ होगा, ETF में पैसा लगा दो, टैक्स फ्री मिलता है, क्या प्रॉब्लम है? तो ETF बहुत ही अच्छा माध्यम है मेरे हिसाब से। आम इन्वेस्टर अगर डायरेक्ट इक्विटी में जाता है तो उसके पास 5000 ऑप्शन है। अब हम उनको सजेस्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाइए। अब म्यूचुअल फंड में भी ऑप्शन क्या हो गया साहब कि ऑब्वियसली 30+ स्कीम्स तो ही है, बट हर स्कीम में भी अगर मुझे लार्ज कैप में जाना है तो हर स्कीम में भी 4 लार्ज कैप कंपनीज है। तो जिस तरह सरकार जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मर्जर कर रही है या फिर जितने भी सब्सिडरीज है वो सब मेन बैंक्स में जा रही है, उस तरह इस माध्यम के थ्रू मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा क्यों ना जितने भी लार्ज कैप कंपनीज एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में वो मर्ज हो जाए, ताकि ये समझ में आए कि इफ आई हैव शॉर्टलिस्टेड एचडीएफसी सो आई डोंट रियली नीड टू सी कि 4 स्कीम कौन कौन सी एचडीएफसी में। आपका पॉइंट सही है और इस पॉइंट पर कई बार डिस्कशन हुआ भी है और ये फैसला होगा भी। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, एक ये चीज है और दूसरी दरख्वास्त एक और है, इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए जो स्कीम का नाम है सर, हम बात कर रहे हैं न्यू इन्वेस्टर्स की। आज 125 करोड़ देश में जो है वो वी हार्डली हैव 1.5 करोड़ अकाउंट्स। तो जो स्कीम का नाम है सर उसमें ये रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए कि वेदर इट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आई थिंक योर बोथ द पॉइंट्स आर वैलिड। सेबी इज एक्चुअली टेलिंग ऑल द म्यूचुअल फंड राइट नाउ टू कंसोलिडेट द स्कीम। दोनों पॉइंट वैलिड एंड सेबी उस पर काम करिए। और एक मेरे को इससे याद आया जो मैं एडवाइस देना चाहूंगा व्यूअर्स को कि कभी भी आप कोई भी सेक्टर वाली स्कीम ना पकड़े। आप लार्ज कैप पकड़े, स्मॉल कैप पकड़े, मिड कैप पकड़े, बट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंड आ गया, फार्मा फंड आ गया, मेरे हिसाब से अवॉइड करना जरूरी है बिकॉज की एक साइकिल होती है। और मैंने खुद ने एक मेरे अर्ली स्टेज में एक फंड में कुछ 10 रुपए में डाला था एनए में और मेरे को 1 रुपया वापस मिला था क्योंकि वो साइकिल चली गई थी सेक्टर की। तो मुझे लगता है सेक्टर वाले फंड ना पकड़े, इससे अच्छा आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप डिसाइड करें आपके रिस्क कैपिटल के हिसाब से और उसको पकड़े, वो ज्यादा अच्छा है। सर मेरा सवाल ये है, आपने कहा रोजमर्रा की चीजें वगैरह इनमें फोकस करें, जैसे टेलीकॉम सेक्टर है तो वो तो एनी टाइम हर आदमी यूज कर रहा है, तो वो सेक्टर इतना कैसे अंडर प्रेशर में कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा? 8 से 10 साल हो गया। ये सवाल आपका बहुत सही है। पॉइंट है कि 1996 में जब मोबाइल फोन आया था इंडिया में, तब एक मोबाइल फोन क्या होता था, 24 रुपया। और अनिल जी वाला वो प्राइसिंग पावर का एग्जांपल मैं देता हूं, ये मैं एग्जांपल आप सबके लिए बहुत जरूरी, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। तभी क्या होता था, 24 रुपया का आपका इनकमिंग था, 12 का आउटगोइंग था। ये एग्जांपल आपने ले लिया। तभी वोडाफोन कंपनी थी वो टाइम पे, बाकी सारे बाद में आए धीरे धीरे इफेक्ट। तो वोडाफोन एक बड़ा प्लेयर था। तभी वोडाफोन का पता है मार्जिन क्या होता था 1997 में? मार्जिन, जो प्रॉफिट मार्जिन -35%। पता है क्यों होता था? क्योंकि यूजर कम थे। उसके बाद क्या हुआ, वही वोडाफोन ने 24 रुपए का एयर टाइम कर दिया 50 पैसा। कितना जोर से गिरा और इनकमिंग फ्री हो गया। और वही वोडाफोन कंपनी का 2009 में मार्जिन है, 2010 में मार्जिन 40%, फ्रॉम -35 टू +40। ये क्यों हुआ पता है आपको? वॉल्यूम बढ़ी, क्योंकि पहले मोबाइल यूज करने वाले लाखों में थे, आज इंडिया में करीबन क्या होगा अनिल जी फिगर 80 करोड़ मोबाइल फोन है। तो प्राइस नीचे आई बट वॉल्यूम ऊपर गए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसमें अपॉर्चुनिटी लगी, डेटा लग रहा है, डेटा बड़ा फायदा हो जाएगा। तो किसी नए प्लेयर ने आके डिस्ट्रप्टिव मॉडल अपनाया कि भैया सबको फ्री दे दो। तो ये जो डिस्ट्रप्टिव जो टेक्नोलॉजी जो होता है वो भी ध्यान रखना जरूरी है स्टॉक मार्केट में कि भैया कोई आके मार्केट खराब कर रहा है, तब आपको शेयर में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज बता दूं आपको, जो मैंने खरीदने का फॉर्मूला दिया, एक बेचने का फॉर्मूला भी दे देता हूं ताकि काम परमानेंट हो जाए आपका। whatever is good for the consumer and country, not necessarily good for the stock market. देश के लिए जो अच्छा है जरूरी नहीं कि आपके शेयर के लिए वो अच्छा हो। अगर किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ रहा है
और उस कंपटीशन के बढ़ने के चक्कर में कंपनियों को नुकसान करना पड़ रहा है या उनकी कमाइयां कम हो रही है, तो वो टाइम है आपके लिए शेयर से निकल जाने का। मैं ये जानना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म एज ए इन्वेस्टर मैंने म्यूचुअल फंड में सिप ले रखा है, तो जब उसको लिया था तो रेटिंग एजेंसी के हिसाब से उसका रैंकिंग अच्छा था। अभी 3 to 5 ईयर के बाद मैं जब उसको देख रहा हूँ उसका रेटिंग कम आ रहा है, सिंस इंसेप्शन वो रिटर्न उतने नहीं आ रहे जो उस समय थे। तो क्या मुझे स्विच होके उसी तरह का 5 स्टार रेटेड में अब स्विच होना चाहिए? मेरा टाइम होराइजन लगभग 30 साल का है। 30 साल जी। ये रेटिंग हर साल चेंज होते हैं, तो हम तो अपना फंड चेंज नहीं करते हैं हर साल। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि अगर आप 20-25 साल का, और मेरा ये स्टडी है काफी, मैंने 100-150 साल की म्यूचुअल फंड की स्टडी की है ग्लोबली, उसमें मैंने देखा है कि 20-25 साल का अगर व्यू हो किसी का तो मोस्टली रिटर्न एवरेज में आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि 20 साल, अगले 20 साल में इंडिया में समझो 15% रिटर्न आएगा, इंडिया का इंडेक्स में, ETF में, जैसे भाई साहब ने पूछा। एक म्यूचुअल फंड 14 देगा, दूसरा 18 देगा, कोई 19 देगा, बट कोई -5 नहीं देगा या +50 नहीं देगा। तो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा चेंजेस करने चाहिए, बिकॉज जो चेंज आप आज ने कर लिया 3 स्टार से 5 स्टार चले गए, अगले साल वो 5 स्टार वाला 3 स्टार हो गया और 3 स्टार वाला 5 स्टार हो गया, तो आप कैसे करोगे? इससे अच्छा है मे बी आप ये कर सकते हैं कि आप डाइवर्सिफाई करके और एक फंड में पैसा डाल सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से जोधपुर के दर्शक इक्विटी मार्केट के बारे में बड़े जागरूक हैं, वो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं और उनके सवालों से ये साबित भी हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि पहला कदम का ये एपिसोड उनके लिए और फायदेमंद साबित होगा और यहाँ का जो इक्विटी कल्चर है वो और ज्यादा मजबूत होगा। आज इस शो में हमारा साथ देने के लिए विक्रम कोटक सर और संदीप जैन साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास शो में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।